समझेंगे। हमारे पास एक नया चैप्टर है, क्लास 12 का छठा चैप्टर हमारे पास है, डैट इज द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। क्या हमारे पास एलिमेंट को हम कैसे आइसोलेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को उसके ओर में से, उसके कंपाउंड में से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दूध से घी निकालते हैं, तो दूध से घी निकालने का एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उसी के तहत हमारा क्या है, घी बनता है। जैसे आपके खेत में गेहूं होता है, तो उसको डायरेक्ट आप खा नहीं लेते हो, उसमें आप तेल मसाला का प्रोसेस करते हो। कौन सा प्रोसेस करते हो? तो भाई सबसे पहले गाछ में गेहूं होता है, सूखता है गाछ के अंदर, फिर थ्रेसर के अंदर जाता है तो उसका कटाई जो होता है, ठीक है। फिर गेहूं के कण के साथ बहुत सारा मिट्टी का कण आ जाता है। तो प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन का होता है, भूसा बाहर निकला, कुछ मिट्टी बाहर निकला, और फिर हमें मिलता है गेहूं। उस गेहूं को फिर से हम सुखाते हैं ताकि उसके अंदर जो नमी है वो गैप हो जाए। उस गेहूं को अब चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, चाहे मान लो अगर घर में यूज करना है आटा के तौर पे, तो सबसे पहले उस गेहूं को क्या करते हैं, धोते हैं, ताकि गेहूं की सतह पे जो मिट्टी का कण है वो भी पानी में सोलूबल हो जाए। जैसे ही गेहूं को क्या करते हैं, धोते हैं, तो उसके ऊपर जो मिट्टी का कण है वो सब अच्छा से घुलकर निकल जाता है। मिट्टी का कण पानी में घुल जाएगा, लेकिन गेहूं का कण पानी में नहीं घुलेगा। तो मतलब ये जो हम सेपरेशन कर रहे हैं सोलबिलिटी के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे, जो घुल गया वो पानी के साथ बह जाएगा। जैसे जैसे गेहूं को क्या धोगे ना, तो मिट्टी वाला पानी बाहर निकल जाएगा, फिर गेहूं को छान कर निकाल लेते हैं। तो उस समय भी ध्यान देना, तो क्या होता है, पानी में भूसा का कण ऊपर आ जाता है, मिट्टी कण नीचे रह जाता है, मिट्टी कण तो खैर घुल ही जाता है, कंकर नीचे रह जाता है। फिर तुम उस गेहूं को लिए सुखाए धूप में, तो क्या होगा, गेहूं सूखेगा। बात समझे? उसके बाद मान लीजिए कि गेहूं को आपने पिसाया, पिसाने के बाद फिर घर लाते हो, तो क्या करते हो, उसको फिल्टर करते हो, जिसमें छोटा छोटा छेद होता है, जिसको चलनी फिल्टर जो भी कहते हो तुम। उसका काम क्या है कि जो गेहूं का कण बड़ा है, जो गेहूं का कण किसी तरह से बाय मिस्टेक पिसा नहीं पाया, ग्राइंड नहीं हो पाया, तो वो क्या होगा, उसको जैसे हम लोग फिल्टर करेंगे तो गेहूं का कण ऊपर आ जाएगा, भूसी ऊपर आ जाएगा। मान लो कोई बालू का कण, कोई कंकर का कण, वो भी किसी तरह से मिल गया तो वो भी छना जाएगा। और फिर तुम क्या करते हो, पानी का प्रोसेस देकर उसको बढ़िया से करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर उसी भींगा हुआ आटा को आप तावा पर देकर सुखाते हो, तो पानी बाहर निकल जाती है, फिर वो बॉइल्ड हो जाता है एक तरह से आटा, फिर उसको रोटी के रूप में खाते हैं। बात समझे? रोटी और बढ़िया लगे इसके लिए क्या करते हो, उस पर घी लगा खाते हो। तो एक रोटी बनाने का प्रोसेस उतना सिंपल नहीं था, एक जटिल प्रोसेस था। भले आपको लगता है कि भाई रोटी तो बनाना है, आटा लिए बना दिए, लेकिन उन किसानों से पूछो जो गेहूं उपजाता है कि उपजा कर आटा बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। आपका क्या, आप तो आशीर्वाद आटा खाते हो 40 रुपया केजी, बात खत्म है। लेकिन किसान से पूछो कि आटा बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से ग्वाला से पूछो कि घी बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। बात समझ गए? तो उसी तरह से आपको आज हम बताएंगे कि एलिमेंट बनाना कितना मुश्किल है। या समझ में आ रहा है तो इजी है, नहीं समझ आ रहा तो मुश्किल है, बात खत्म है। आइसोलेशन, ये शब्द आपको नया लगेगा, ये शब्द आपको नया लगेगा, लेकिन कोरोना काल में आप ये सब से परिचित हो चुके हैं। जैसे कोई लोग शहर से आया था तो प्रशासन वाले उसको पकड़ कर ले जाता था कि भाई तुम जो है आइसोलेशन वार्ड में, आइसोलेशन सेंटर में, आइसोलेशन स्कूल में रहो। मतलब व्हाट, क्या मीनिंग था? मीनिंग ये था कि अगर कोई शहर से आपका भैया पिताजी आया तो डायरेक्ट आपके घर में अगर चला जाएगा तो हो सकता है उनको अगर कोरोना हुआ है तो पूरे परिवार में सबको हो जाएगा, परिवार में हुआ तो पूरा गांव में फैल जाएगा। इसलिए सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनाया था, स्कूल का यूज़ किया था, जिसका नियम था कि एक रूम में 2 या 4 लोग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, बाहर निकले रहेंगे। मतलब परिवार से पिताजी को निकाल दिया था, आइसोलेट कर दिया।
तो उसी तरह से हमारे पास एलिमेंट को बनाना है, लेकिन एलिमेंट ऐसे तो नहीं बनेगा। एलिमेंट जो दुनिया में होती है कंपाउंड के रूप में होता है, किसी के साथ होता है, अकेला कभी भी एलिमेंट नहीं पाया जाता है, कुछ एलिमेंट को छोड़कर। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, इसके नीचे जो एलिमेंट है चापा, सी से कॉपर था, एस से मरकरी था, ए से यू था, पी से प्लेटिनम था, सॉरी CHAPA, Ag था ये हमारा, और ये हमारा Pt था, ये हमारा Au था। बस यही एलिमेंट प्योर फेज में, प्योर रूप में पाया जाता है। ऐसे कॉपर और हाइड्रोजन ज़्यादा डिफरेंस में है नहीं, जस्ट बगल में है। तो कॉपर भी प्योर नहीं, ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कॉपर का ऑक्साइड होता है। कॉपर प्योर भी पाया जाता है, बट ये सोना चांदी ये सब प्योर रूप में पाया जाता है। आपने गांव में कहानी सुना होगा दादी से, नानी से, कि एक किसान था, बहुत मेहनती था। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान आए, उसको सोना का घड़ा दे दिया, सोना का कुल्हाड़ी दे दिया। वो भी कहानी सुना होगा लकरहाला वाला, उसमें क्या था कि उसका लोहा का क्या था, कुल्हाड़ी था, उस बेचारा का कुल्हाड़ी पानी में गिर गया था। तो फिर भगवान खुश होकर उसको जो है सोना का कुल्हाड़ी दे दिया था। यही ना, तो ये जो सोना चांदी है प्योर रूप में पाया जाता है, इसलिए भगवान दे देता है, बात खत्म है। लेकिन और जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर क्या था, लीक, काना, माजे, ऑल, मंजन, नाश्ता, इन, सीसा, प्लेट, ये सब एलिमेंट काफ़ी रिएक्टिव था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यह एलिमेंट्स कभी भी ऊपर होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, कभी भी एलिमेंट प्योर अवस्था में नहीं पाया जाएगा, हमेशा कंबाइंड स्टेट में होती है। कौन सा स्टेट में होती है? जैसे मान लो यहाँ पर क्या, लिथियम था, लिक है ना, पोटेशियम था, कैल्शियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, अल्युमिनियम था, ठीक है, लिक का नामाजे और मंजन विथ क्या है, नाश्ता, इन, सीसा, प्लेट, जो भी था। तो हमें हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अल्युमिनियम का ओर पढ़ना है, जिंक का ओर पढ़ना है, क्या था, एक और छूट गया है, क्या था, लीक, काना, माजे, ऑल, मंजन विथ लोहा, मंजन विथ लोहा, ये आयरन पढ़ना है, जिंक पढ़ना है, अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर कहाँ गया, कॉपर, ये पढ़ना है। ये 4 तो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। 4 एलिमेंट को हम कैसे बनाएंगे ये पढ़ना है। तो एलिमेंट को बनाने से पहले ये जानना हो एलिमेंट है कहाँ। जैसे मान लो डॉक्टर ने कहा कि भैया आप ऐसा खाना खाओ जिसमें कैल्शियम हो, तो पता चलना चाहिए ना किस खाना में कैल्शियम है। तो भैया कैल्शियम होता है टमाटर में, कैल्शियम होता है दूध में, तो उसको खाओ, सेहत के लिए सही होगा। डॉक्टर ने कहा आयरन वाला खाना खाओ, प्रेग्नेंट हो, तुम लोग नहीं, लड़कियां सब होती है गधा तो वो आयरन वाला खाना में क्या, पालक साग खाएगा, उसमें आयरन होता है। उससे अगर पूरा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आयरन का टेबलेट ले लिया करो। तो हमेशा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो भाई एलिमेंट जो लेना पड़ेगा, एलिमेंट पाया कहाँ जाता है, जिससे हम बनाएंगे। जैसे घी बनाना है तो पता चलना चाहिए घी दूध में पाया जाता है, तो दूध का प्रोसेस करेंगे तो घी बनेगा। तो जो एलिमेंट आपको बनाना है वो पाया कहाँ जाता है, तो एलिमेंट हमेशा पाया जाता है मिनरल्स में से। किसमें? मिनरल्स, खनिज संपदा। कौन सा संपदा? खनिज। खनिज संपदा मतलब हुआ कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे चीज का सोर्स है। जैसे पालक साग में लोहा आ गया, तो भाई लोहा कहाँ से लाया पालक? प्रकाश संश्लेषण किया होगा, तो कहाँ से? जब पानी ले रहा था तो उस समय आयरन का भी कण ले लिया मिट्टी से। धरती माता हर चीज का स्रोत है। हम लोग धरती माता से आए और धरती माता में चले जाएंगे। बात बुझ गए? तो हमारा जो धरती माता है वो मिनरल्स का सोर्स है, मिनरल्स का सोर्स है। लेकिन बात यह है कि सभी मिनरल से एलिमेंट बना लेंगे कोई जरूरी नहीं है। जैसे संतोष सर ने कहा कि जो हमारा मिट्टी है वो आयरन का सोर्स है, तब पालक साग से आयरन मिलती है। तो क्या हम अपने खेत में आयरन का फैक्ट्री लगा दे क्या? टाटा कंपनी का जो है सो आयरन बनाना अपने खेत से स्टार्ट कर दे क्या? क्योंकि पालक साग तो बज रहा है। तो भैया हम तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा आयरन बनाने में इतना खर्चा आ जाएगा कि अगर टाटा कंपनी 80 रुपया केजी लोहा बेचेगा तो हम 800 रुपया केजी बेचेंगे। तो क्या कोई मेरा लोहा लेगा? नहीं लेगा। तो केवल बनाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये भी है
उद्देश्य ये भी है कि सस्ता बनाना है। आपने मान लो घी का फैक्ट्री खोला, घी का फैक्ट्री नहीं होता है, प्रोसेस होता है। बात बुझे ना, लालू प्रसाद वो राहुल गांधी वाला हो जाएगा कि आलू का फैक्ट्री खोला, गड़बड़ा जाएगा बात। तो घी का कोई फैक्ट्री, घी जो है दूध से बनने का एक प्रोसेस होता है। तो मान लो आपको लोहा बनाना है, तो अगर हम मान लो अपने खेत में फैक्ट्री लगा दी लोहा के लिए, तो बनेगा जरूर, लेकिन इतना कम बनेगा जो प्रोसेस मेरा घाटा का हो जाएगा। इसलिए मिनरल्स लेंगे, लेकिन सभी मिनरल्स को नहीं लेंगे, केवल उन्हीं मिनरल्स को लेंगे जिसमें लोहा अगर बनाना है तो लोहा की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, अगर एल्युमिनियम बनाना है तो एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, अगर मान लो कॉपर बनाना है तो कॉपर की मात्रा, अगर मात्रा ज़्यादा रहेगा तब ना प्रोसेस करेंगे तो लाभ होगा। जैसे मान लो एक नदी में 3 गो मछली है और तुम उसको मारने में भर दिन लगा दिया 4 आदमी, तो भैया वो तो घाटा हो जाएगा ना। तो पहले पता चलना चाहिए कि जिस नदी में मछली ज़्यादा है उसमें जाल फेंकेंगे तो समय भी लगा, आदमी भी लगेगा, तो लाभ होगा। और तुमने ऐसा नदी का सिलेक्शन कर लिया पोखर का जिसमें मछली नहीं है, तो हम ऐसा मिनरल्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे जिसमें एलिमेंट की परसेंटेज कम हो। हम ऐसा मिट्टी का सिलेक्शन करेंगे, ऐसा खनिज पदार्थ का सिलेक्शन करेंगे जिसमें एलिमेंट का परसेंटेज ज़्यादा हो। बात बुझ गए? तो कहने का सेंस है कि मिनरल्स में 2 तरह की बात लेते हैं, एक जिससे प्रॉफिट हो। क्या प्रॉफिट हो बाबू? कह रहा है कि मिनरल से एलिमेंट निकालना प्रॉफिटेबल हो। और मान लो कि मिनरल से एलिमेंट तो निकाले लेकिन घाटे का सौदा हो गया। क्या सौदा हो गया? जैसे बोले अपना खेत में फैक्ट्री लगाए, लोहा बनाए, लेकिन घाटे का सौदा हो गया। हम 800 रुपया किलो खरीदे, मूल्य मेरा पड़ा, और जो कि मार्केट में 80 मिल रहा है, तो भैया काहे अपना टाइम बर्बाद किए, चलो 80 लाख खरीद लेंगे। अगर लॉस हो गया, लॉसेबल हो गया, मिनरल से एलिमेंट निकालना अगर क्या है, लॉस प्रोसेस है, तो इस मिनरल का हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। किस मिनरल का सिलेक्शन करेंगे? जिस मिनरल से एलिमेंट बनाना क्या है, प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है ना, मतलब जिसको बनाना क्या है, लाभ की सौदा है। और साथ ही साथ हमारे एक्टिविटीज से हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई बुरा प्रभाव। मान लो हमने तो बनाया लेकिन ऐसा गैस हम निकाले हैं प्रोसेस के दौरान जो आसपास का आदमी मर रहा है, जानवर मर रहा है, कौवा मर रहा है, तो भैया कौवा मर जाएगा तो उसका बिरयानी कौन खाएगा? तुम लोग तो खाओगे नहीं, हम लोग भी खाएंगे नहीं। बात बुझ गए? तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल, और आपके प्रॉफिटेबल से दूसरों को क्षति भी नहीं पहुंचना चाहिए। इसको कहते हैं कन्वेंशियल प्रोसेस। क्या कहते हैं? जो कॉन्वेंस में है, जो प्रचलन में है, जो चला चलती है, और साथ ही साथ वायुमंडल को कोई प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उस मिनरल्स को हम लोग कहते हैं, जिस मिनरल से एलिमेंट बनाना आसान है, उस मिनरल्स को कहते हैं ओर। क्या कहते हैं? ये बात उसी प्रकार की है। ये बात, जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज था वह टॉपर बना, और जो पढ़ने में तेज नहीं था वो लोफर बना। क्या बना? बना ना लोफर। पढ़ने में तेज लफागिरी कर रहा था। तो जो टॉपर है वो भी स्टूडेंट है, जो लोफर है वो भी स्टूडेंट है, लेकिन ये कमजोर स्टूडेंट है। लेकिन ये, अब एक बात बताओ, क्या सभी स्टूडेंट टॉपर है? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी स्टूडेंट टॉपर नहीं, उसमें से कुछ टॉपर है, कुछ लोफर है, लेकिन जितने भी टॉपर हैं वो सब का सब स्टूडेंट है। ऐसा जितनी भी लड़कियां क्लास में बैठी है वो स्टूडेंट है, लेकिन सभी स्टूडेंट क्या लड़कियां हैं? भाई कुछ लड़का भी है ना। तो उसी तरह से जितना मिनरल्स है, क्या सब और है? सब और नहीं है, क्योंकि कुछ फेल भी कर जाता है, तो उसको हम अनओर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनओर नहीं है, अनओर। और जिस मिनरल से एलिमेंट बनाना आसान था, प्रॉफिटेबल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, तो वह मिनरल्स हमारा क्या है? ओर है। तो और मिनरल्स है, लेकिन सब मिनरल ओर नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि जितना भी अल्कली है सब बेस है, लेकिन सभी बेस अल्कली, क्योंकि बेस अगर मान लो ये 5 गो बेस है, ये 5 गो बेस में से 2 गो ऐसा जो पानी में घुलने वाला है, 2 गो क्या है?
तो बेस तो सब है, बेस तो, लेकिन इस बेस में दो ठो घुलने वाला थी, दो ही अल्कली है, दो ही, तो भाई अल्कली जो बेस है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं है, क्योंकि सभी बेस पानी में घुलता नहीं है। उसी तरह से जितना और है वह मिनरल्स है, लेकिन सभी मिनरल्स और, क्योंकि कुछ हमारा अनओर भी है। जितनी लड़कियां हैं स्टूडेंट है, लेकिन सभी स्टूडेंट लड़कियां हैं नहीं। बात स्पष्ट हो रहा है? तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मिनरल्स वह सारा खनिज पदार्थ है जिसमें भले परसेंटेज कम हो ज़्यादा होता है। एलिमेंट के कुछ भी मात्रा उसको मिनरल्स कहेंगे, और एलिमेंट्स का अगर मात्रा मिनरल्स में ज़्यादा है, निकालना प्रॉफिटेबल है, उसको ओर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आपको एलिमेंट को आइसोलेट करना है तो पहले ओर की नाम पता चलना चाहिए। क्या आप लोग को बात स्पष्ट हो रहा है? दिक्कत है? तो आज के क्लास में बस आपको यही समझना था कि भाई ओर का नाम क्या क्या है और उसकी फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का पहला या दूसरा पेज खोलेंगे, वहाँ पर देखेंगे एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जो ओर के नाम को बताता है और ओर के फॉर्मूला को बताता है। बात बुझ गए? तो पहला ओर हमारे पास है, पहला ओर हमारे पास है, किसका है? अल्युमिनियम का ओर। किसका? तो अल्युमिनियम का ओर आपके एनसीईआरटी में 2 ठो दिया है। वैसे तो और भी ओर होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में कितना ओर दिया है? 2। एक दिया है बॉक्साइट और दूसरा दिया है केलिनाइट। बात समझे? तो हमारा बॉक्साइट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में दूसरे ढंग से दिया है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो ये याद करना बेहतर है कि अल्मुना या अल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रेट वाटर वाला जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्मुना कहते हैं। बात समझ गए? दिक्कत है कहीं पर? दूसरा हमारे पास है आयरन का। किसका? आयरन का ओर का नाम। बातें स्पष्ट हो गई? तो आयरन का ओर का नाम हमारे पास क्या है? सबसे पहले हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, सिडेराइट, और क्या हमारा? आयरन पायराइट्स। क्या हमारा? पायराइट्स। जब ये पायराइट्स हो तो सल्फर का ओर होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। सही है? अच्छा, हेमेटाइट HA, ठीक है। तो खैर ये सब आप बढ़िया से देखकर प्रैक्टिस करोगे स्पेलिंग का, फॉर्मूला का। एग्जाम में ये 2 नंबर फिक्स है, गारंटी का आएगा। बात समझ गए? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला देखिए, Fe2O3 हमारा क्या है? हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट हमारा Fe3O4। ठीक है। एक्चुअली ये जो ओर बना है ये क्या हमारा? मिक्स ऑक्साइड है। क्या हमारा? तो इसको थोड़ा सा साइड में देख लीजिए कि हमारा आयरन ऑक्साइड फेरस वाला और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को, तो कितना आयरन हो गया? 3 आयरन हो गया, और ऑक्सीजन 3 1 4 हो गया, इसलिए इसका नाम है मिक्स ऑक्साइड। क्या नाम है? ये इसका और एक नाम है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। 2 नाम है, 3 नाम है। एक है हमारा मैग्नेटाइट, इसलिए कि मैग्नेट बनाया जाता है इसी का, मैग्नेटाइट इसलिए कि मैग्नेट बनाया जाता है। दूसरा इसका नाम मिक्स ऑक्साइड है। क्या नाम है? क्योंकि ये मिक्स करके बनती है। और तीसरा इसका नाम क्या है? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि अस भी और हमारा इक भी है। बात समझ गए? और हमारा सिडेराइट का होता है FeCO3। क्या होता है? और आयरन पैराइट्स होगा FeS2।
तो ये हमारा 4 ठो और दिया गया आपके एनसीईआरटी में, इसको याद कर लेना, बढ़िया से एग्जाम में आता है। अब तीसरा और का नाम हमारे पास है, तीसरा और का नाम हमारे पास है कॉपर का। कौन सा? तो कॉपर का और कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेलाकाइट्स या मालाकाइट्स, ऐसा काइट्स, कॉपर पैराइट्स। यहां भी फॉर्मूला होगा CuFeS2, कॉपर पैराइट्स। और क्या हमारा क्यूपराइट, क्यूपराइट यहां पर लिखो Cu2O, यही ना क्यूपराइट। और एक क्या हमारे पास कॉपर ग्लैस, Cu S ना, कॉपर, अच्छा कॉपर सल्फाइड। ये कॉपर के 4 और हमारे पास है, इसको आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे। नाम सेम ढंग से होना चाहिए, फॉर्मूला भी सेम ढंग से होना चाहिए। एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है कि राइट टू नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कॉपर या आयरन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, गारंटी इस बात की। और तीसरा हमारे पास क्या है, जिंक का फॉर्मूला। किसका? जिंक। तो जिंक में हमारे पास 2-3 और हैं। एक हमारे पास जिंकाइट, जिंकाइट हमारे पास होगा। उसके बाद जिंक ब्लेंड होगा। उसके बाद कैलामाइन होगा। बात समझे? तो कैलामाइन का फॉर्मूला, कैलामाइन CaLa, कैलामाइन, सही है। कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3। जिंक ब्लेंड क्या है? जिंक ब्लेंड, जब भी हमारा ब्लेंड हो तब भी सल्फर होता है, पैराइट हो तब भी सल्फर होता है, और ब्लेंड हो तब भी तो ZnS। और एक जिंकाइट जैसा कुछ होगा, क्या हमारा जिंकाइट, क्या होगा Zn। बात समझ गए? और दिया है क्या और का नाम? तो ये हमारे सब